9 जून 2024 सुबह के 9 बज रहे थे और एक ओवर ब्रिज के नीचे एक नाला बह रहा था और नाले के पास कई कुत्ते किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह से नोच रहे थे। बगल से एक डिलीवरी बॉय जा रहा था। जब उसने ये दृश्य देखा तो वो वहीं पे रुक जाता है और रुक करके जब पास जाता है तो वो देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाता है। जिस चीज़ को कुत्ते नोच रहे थे वो कुछ और नहीं, एक व्यक्ति की लाश थी। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने आया हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर की। वो व्यक्ति क्या करता है, जब देखता है डिलीवरी बॉय तो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और मौके वारदात पे पुलिस उस लाश की फ़ोटोज़ खींचती है, वीडियोज़ बनाती है और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस क्या करती है, उस फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया के ज़रिए फैला देती है जगह जगह कि ताकि इस व्यक्ति की शिनाख्त हो सके, कोई इसे पहचान सके कि ये व्यक्ति कौन है, क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला है और किसके साथ इसकी इतनी भयानक दुश्मनी थी कि इतनी बुरी तरह से इसे मार करके इस नाले में फेंक दिया। फिर कई घंटे बीत जाते हैं, पुलिस खोजबीन करती रहती है और कई घंटों के बाद 9 तारीख को ही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। दरअसल ये व्यक्ति, जो घटना हुई थी बेंगलुरु शहर के कामाक्षी पाल्या जगह पे हुआ था और वहाँ से 170 किलोमीटर की दूरी पर चित्रदुर्ग नाम का जगह है, वहाँ का रहने वाला था। पुलिस फिर चित्रदुर्ग जाती है। वहाँ पे जा कर के जब उसके घर पे पहुँचती है तो घर में उसकी माँ और उसकी औरत होती है, उसकी पत्नी जो प्रेग्नेंट है। और ये व्यक्ति 8 तारीख को घर से बाहर निकलता है और ये व्यक्ति करता क्या है, एक मेडिकल शॉप पे एक सेल्समैन का काम करता था। बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, सेल्समैन का काम किया करता था। और ये जो उनकी माँ थी उसने जा कर के पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाया था कि ये मेरा बेटा 8 तारीख को निकला, घर से गया नौकरी करने के लिए शॉप पे, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया, कहीं गायब हो गया है। तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी। तो पुलिस जब जाकर उनकी माँ से सब बातें पूछती है तो पता चलता है जो व्यक्ति मरा था इसकी उम्र लगभग 33 साल के लगभग है और इसका नाम रेणुका स्वामी बताया। फिर पुलिस कहती है कि आप एक काम करिए, आप हमारे साथ चलिए, हमें एक लाश मिली है, आप चलकर शिनाख्त करिए कि क्या आपके बेटे की लाश है। तो रेणुका स्वामी की माँ पुलिस के साथ जाती हैं और जा कर के जैसे ही कपड़े को ही देखती हैं, उस लाश के कपड़े को पहचान जाती हैं कि ये मेरा बेटा है। रोने लगती हैं कि हाँ सर, यही मेरा बेटा है और ये 2 दिन से गायब है। फिर उसके बाद पुलिस कहती है कि क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी। तो उसकी माँ कहती है नहीं सर, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बिल्कुल साधारण सा मेरा बेटा था, डेली शॉप पे जाता था, अपनी जॉब पे वापस घर आता था, अचानक से गायब हुआ और ऐसा हो गया, मुझे कुछ नहीं पता, इसका कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से। उसकी पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है, पत्नी भी कहती है नहीं सर, मेरे पति की किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर जब इस व्यक्ति का किसी से दुश्मनी नहीं, साधारण सा व्यक्ति अपना नौकरी करके परिवार चलाने वाला, आखिर इतनी बुरी तरह से क्यों मार सकता है कोई। क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी वो काफ़ी हद तक हिला देने वाली थी, चौंका देने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दोस्तों आई थी, वो रिपोर्ट में क्या था कि इस व्यक्ति को मरने से पहले इतनी बुरी तरह से मारा गया था, इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि इसके पूरे शरीर की शायद ही कोई हड्डी बची हो जो सलामत हो। फिर इसको बेल्ट से, रॉड से बहुत घाव दिए गए थे, शरीर पे बहुत ज़ख्म दिए गए थे। यानी मरने से पहले इस व्यक्ति को इतना तड़पाया गया था, इतना तड़पाया गया था जिसकी सीमा नहीं थी। इसकी जीभ तक काट ली गई थी, इसको रॉड से बॉडी में कई जगह छेद कर दिए गए थे। फिर इसको लास्ट में पीट पीट करके, दीवालों से टक्कर मार करके सर भी फोड़ दिया गया था, जबड़े तोड़ दिए गए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट काफ़ी भयानक थी। तो पुलिस यही सोच रही थी कि जब इसके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि ये साधारण सा व्यक्ति था मेरा बेटा, ये मेरा पति, उसकी पत्नी ने बताया, तो इसको इतना गजब की मौत देने वाला कौन हो सकता है। तो साथियों होता क्या है, ये 9 जून की घटना थी। 10 जून को सुबह सुबह ही 3 लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और जा कर के कहते हैं सर
हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हमने ही इस व्यक्ति को मारा है। यानी ये जो रेणुका स्वामी है, रेणुका स्वामी को मारने वाले हम ही तीनों लोग हैं। पुलिस जब उन तीनों की ये बात सुनती है तो आश्चर्य से चकित हो जाती है कि आखिर हमने कुछ किया नहीं और ये तीन के तीन व्यक्ति आकर के अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं कि हमने मारा। तो पुलिस उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार कर लेती है, पूछताछ करती है। तो पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि ये तीनों ये बता रहे थे कि हमने इसको पैसे दिए थे, पैसे के लेन देन के पा करके कई महीनों से हमको टाल रहा था, हमारा पैसा नहीं दे रहा था। इसी बीच हम लोगों में बहस हो गई, नोक-झोंक हो गई। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि इसे मारना है, हम लोगों का पैसा दे नहीं रहा है, तो हम लोगों ने मिलकर इसे मार डाला। अब पुलिस भी खुश हो गई कि चलो ठीक है, हम लोगों को कोई हाथ पांव मारना नहीं पड़ा, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी और अपराधी खुद अपना अपराध स्वीकार करने हमारे पास चला आया। फिर उसके बाद आईपीएस अधिकारी पुलिस से ये बात पूछते हैं कि आखिर उस केस का क्या हुआ, जो व्यक्ति की लाश मिली थी जिसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था। तो पुलिस उस आईपीएस अधिकारी को बताती है, जिनका नाम बताया जाता है, जो आईपीएस अधिकारी थे उनका नाम था यस गिरीश कुमार जी। वो बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति थे। उनसे जब पुलिस ये बात बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, हम लोगों ने पता किया, इस व्यक्ति का घर यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है, इसकी माँ ने इसका शिनाख्त किया और अगले ही दिन 10 तारीख को 3 व्यक्ति आकर बोलते हैं कि हमने मारा है और हम लोगों ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि देखो, वो भी बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, मामूली से बात के लिए कोई किसी को इतनी बुरी तरह से मार सकता है, केवल पैसे के कुछ लेन देन के लिए, और वो भी 3 लोग खुद ब खुद आकर अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। तो उनको कुछ दाल में काला नज़र आया, इवन पूरी दाल ही काली नज़र आई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस को बोला उन तीनों को लेकर आओ। तीनों को पुलिस लेकर जाती है और आईपीएस अधिकारी तीनों का अलग अलग बयान लेते हैं। जब तीनों व्यक्ति का अलग अलग बयान लिया जाता है तो बेहद ही चौंका देने वाला फिर से रहस्य खुलता है कि तीनों का जो बयान था वो बिल्कुल मैच नहीं खा रहा था, अलग अलग नज़र आ रहा था। तब उनको शक होता है कि हो न हो ये तीनों व्यक्ति किसी चौथे व्यक्ति को बचाने की फिराक में है, उसको बचाना चाहते हैं, हकीकत में मुजरिम कोई और है। तो आईपीएस अधिकारी इसकी छानबीन के लिए पुलिस को आदेश देते हैं कि आप इन तीनों को जो कॉल डिटेल है, इनका जो लोकेशन है, सब कुछ जो है मुझे चाहिए। पुलिस फ़ौरन काम पे लग जाती है और इन तीनों के मोबाइल का पूरा 48 घंटे के अंदर का कॉल डिटेल और इनका लोकेशन सब कुछ ट्रैक करती है। तो इतना भयानक चौंका देने वाला रहस्य सामने खुलकर आता है कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल बात ऐसी थी कि जब इनका पूरा कॉल डिटेल खंगाला गया तो पता चला कि इन तीनों व्यक्तियों के साथ 48 घंटा के अंदर एक ऐसे व्यक्ति की बातचीत हो रही थी जो व्यक्ति की बातचीत हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो व्यक्ति साउथ इंडिया का, यूँ कहें कि कन्नड़ मूवी का सुपरस्टार था, ज़बरदस्त सुपरस्टार हीरो था, एज अ हीरो काम करता था, फिल्मों का नायक था वो। और वो व्यक्ति इन तीनों व्यक्तियों से 48 घंटा से बातचीत कर रहा था, टच में था, यहाँ तक कि मौके वारदात पे जब मौत हुई वहाँ पे वो व्यक्ति मौजूद था। आप उस व्यक्ति का नाम जानकर हैरान हो जाएंगे। वो जो कन्नड़ मूवी का सुपरस्टार था, जिसको चैलेंजिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, उस व्यक्ति का नाम है दर्शन तुगदीपा। दर्शन एक बहुत एज अ हीरो कन्नड़ मूवी का बहुत ज़बरदस्त नाम है, जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग इनको मानते हैं, इनकी मूवीज़ देखते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा इनकी मूवीज़। बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ आती हैं, इनको कई बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ये बात जब सामने आती है पुलिस के सामने, आईपीएस अधिकारी के सामने, तो वो बिल्कुल चौंक जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये आखिर ये क्या मामला क्या है, ये क्या माजरा है इस कहानी के पीछे। फिर उसके बाद इन तीनों व्यक्ति को पुलिस बहुत सख्ती के साथ पूछती है कि सच्चाई बताओ क्या है। तो ये तीनों जो सच है वो कबूल करते हैं कि यस, दर्शन सर के साथ हम लोगों की बातचीत हुई, दर्शन सर ने ही
इस व्यक्ति को मारने की सुपारी दी और उसके बाद ये खुद मौके वारदात में मौजूद थे, हम सब ने मिलकर इसे मारा है। तो साथियों, जो एक नायक था जिनको आप लोगों ने देखा होगा साउथ की जो मूवीज़ होती हैं, कन्नड़ की जो मूवीज़ होती हैं, वहाँ पे जो मेगा स्टार, सुपर स्टार, इस तरीके से टैग लाइन दी जाती है जो बहुत बड़े स्टार होते हैं फिल्मों में। तो ये एक चैलेंजिंग स्टार का टैग लाइन था इनके पीछे। जो दर्शन जी हैं, ये एज ए हीरो थे, इनको लोग भगवान मानते थे। और जिस व्यक्ति की, चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने मरवाया, जिस व्यक्ति की हत्या हुई, वो व्यक्ति भी इनका ज़बरदस्त फ़ैन था। पहली जो इनकी मूवी निकलती थी, पहला टिकट पहली हाल में जाकर के देखने की कोशिश किया करता था। बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ़ैन था वो। लेकिन क्या हुआ कि आखिर अपने ही फ़ैन को इन्होंने इतनी बुरी तरह से मरवा डाला। तो इन सारी चीज़ों पे जब पुलिस छानबीन करती है, खोज करती है, फिर आगे मैटर बढ़ता है, तो बहुत ही चौंकाने वाला माजरा सामने आता है कि आखिर कहानी क्या थी, शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो शुरुआत दरअसल दोस्तों कुछ ऐसा था कि जो दर्शन हैं, कन्नड़ मूवी के जो चैलेंजिंग स्टार हैं, इनका जो अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इनकी शादी हो चुकी है दशकों पहले, एक दशक पहले ही। इनकी पत्नी है जिनका नाम है विजय लक्ष्मी, एक बेटा है। और फिर उसके बाद एक कन्नड़ मूवी में एक महिला आती है एज ए एक्ट्रेस काम करने के लिए। उसे सफलता नहीं मिल पाती, वो थोड़ा बहुत काम कर पाती है, लेकिन उसकी मुलाकात दर्शन से हो जाती है। वो बेहद ही खूबसूरत महिला होती है जिसका नाम बताया जाता है पवित्रा गौंडा। पवित्रा के साथ दर्शन जी का मुलाकात होता है। फिर ये आपस में इनका मेल जोल बढ़ जाता है और फिर ये महिला इनकी महिला दोस्त बन जाती है, गर्लफ्रेंड बन जाती है। और ये जो पवित्रा गौंडा है, ये अपना सोशल मीडिया पे इसका अकाउंट था, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें, ये फ़ोटोज़ पोस्ट वगैरह डाला करती थी। तो ये जो व्यक्ति था, जो चित्रदुर्ग का रहने वाला मामूली सा व्यक्ति जिसका नाम रेणुका स्वामी था, ये व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त फ़ैन था दर्शन का। तो ये क्या करता है, ये इसको पता चल जाता है कि नहीं, एक पवित्रा गौंडा नाम की लड़की है जो दर्शन सर के जीवन में आई है जब से, तब से इनके परिवार में विवाद चल रहा है। दरअसल होता क्या है कि जो दर्शन जी की जो पत्नी है विजय लक्ष्मी, इनके साथ इनके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। एक दशक पहले लगभग ये पुलिस मैटर भी हुआ था इनके खिलाफ़। इनकी पत्नी ने रिपोर्ट भी लिखवाया था, ये कई दिनों जेल में भी रहे हैं। तो ये रेणुका स्वामी को लगता था कि ये सब चीज़ जो हो रहा है दर्शन सर के साथ, उसके पीछे के जिम्मेदार है ये पवित्रा। तो वो पवित्रा के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर ये बहुत गंदे भद्दे कमेंट करता था, अपने गुस्सा निकालता था कि तू ही है जो दर्शन सर के परिवार में सब दखल दे रही है। लेकिन साथियों, होता क्या है कि कुछ दिनों पहले ये जो पवित्रा हैं, इन्होंने एक पोस्ट डाला सोशल मीडिया पे कि मेरा और दर्शन का 10 साल रिलेशनशिप पूरा हुआ, मैं बड़ी खुश हूँ और ये रिलेशनशिप चलता रहे। और उसके साथ एक फ़ोटोज़ भी इन्होंने शेयर करा पवित्रा ने। तो जब ये पोस्ट देखता है रेणुका स्वामी, तो ये बहुत ज़्यादा जलने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इसको। और उस गुस्से में ये उसका रीकमेंट करता है, उस पोस्ट के बदले रीपोस्ट करता है पवित्रा के पोस्ट पे, उसके अकाउंट पे। एक फेक अकाउंट बना करके ये ऐसा किया करता था अलग से। तो बहुत भद्दे आपत्तिजनक, कितने गंदी चीज़ें वहाँ पे लिखता है। और लास्ट में वो एक पोस्ट भी डालता है जो अपने प्राइवेट पार्ट का पोस्ट डालता है और कहता है कि देखो तुम जो ऐसी हो, ऐसी लड़की हो, ये लड़की हो, ये एक बार इस्तेमाल करके देखो, ये कितना ये है वो है, बहुत मजबूत है, ऐसा करके कुछ वो डालता है पोस्ट। और जब वो पवित्रा देखती है, कई दिनों से उसके गंदे कमेंट आ रहे थे, तो वो बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। और लास्ट में वो जाकर के दर्शन को सब कुछ बताती है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से भद्दे कमेंट करता है और ये इस तरीके से ये कर रहा है। तो दर्शन जब इस बात को देखते हैं तो उनका भी गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, वो भी गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो पवित्रा और ये दोनों मिलकर के प्लान करते हैं कि इस व्यक्ति को रास्ते से हटाना होगा। और उसके बाद ये दर्शन शुरू करते हैं उस व्यक्ति की तलाश की आखिर ये व्यक्ति है कौन और कहाँ का रहने वाला है और इसको कैसे पकड़ा जाए। तो फिर वो दर्शन जो है, चित्रदुर्ग फ़ैन क्लब होता है इनका, बहुत बड़े देखिए सुपरस्टार हैं, इनका बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है।
तो चित्रदुर्ग में एक फ़ैन क्लब होता है जिसके कोऑर्डिनेटर होते हैं राघवेंद्र। राघवेंद्र से बातचीत होती है पवित्र इनका दर्शन का, तो वो व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देते हैं कि तुम पता करो कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और ये इस तरीके से पोस्ट कैसे डाल रहा है। तो राघवेंद्र पता करता है और पता करके ये पता लगा लेता है कि इस व्यक्ति का घर जो है चित्रदुर्ग में है और इस व्यक्ति का नाम रेणुका स्वामी है और ये इस तरीके से यहाँ पे काम करता है और ये इसका फैमिली है। इस तरीके से सब कुछ वो जब पता करके दर्शन को बताता है तो दर्शन बोलते हैं देखो मैं तुम लोगों को इतना पैसा दे रहा हूँ, तुम लोग एक काम करो, इसको इस जगह पर लेकर आओ। तो वो राघवेंद्र अपने साथियों के साथ मिल करके 8 जून जब वो रेणुका स्वामी अपने काम पे जा रहा था तो रास्ते में ये लोग मिलते हैं उसे और मिल करके उससे बोलते हैं कि देखो तुम दर्शन सर के इतने बड़े फ़ैन हो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम भी मिलना चाहोगे? तो रेणुका स्वामी का मानो कि सपना साकार हो गया। वो बहुत बड़ा फ़ैन था इनसे और इनका दर्शन जी का और उनसे मिलना भी चाहता था। वो कहता है कि अचानक से दर्शन सर मुझसे मिलना चाहते हैं, वो बहुत खुशी के मारे पागल हो गया और बोला हाँ क्यों नहीं, कहाँ मिलना है, कहाँ दर्शन सर हैं, मुझसे उनकी मुलाकात करने के लिए मैं पागल हूँ, बताओ कब मिलना है, कहाँ मिलना है। तो ये लोग बोलते हैं चिंता मत करो, आज ही शाम को वो तुमसे मिलेंगे और चलो चलते हैं, मैं तुमको लेकर चलता हूँ, लेकिन थोड़ा दूर है। बोलता कोई बात नहीं, जितना भी दूर होगा मैं जाने को तैयार हूँ। जा रहा था काम पे, लेकिन वो काम छोड़ छाड़ के उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर चल देता है और चित्रदुर्ग से 170 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है कामाख्या पाल्या, वहाँ पर ये लोग उसको लेकर के जाते हैं। जहाँ पे लोकेशन बताया था दर्शन जी ने, वहाँ पे वो पहुँचाते हैं। शाम हो जाती है और वहाँ पे जा कर के ये लोग, ताकि दर्शन ने पहले बताया ही था कि तुमको क्या काम करना है, ये लोग जा कर के वहाँ पे इसको बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। जब मारने लगते हैं तो वो बोलता है कि आखिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो, क्या कारण है? वो लोग कुछ नहीं बताते क्यों मार रहे हैं, बस मारे जा रहे हैं, बस मारे जा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद एक गाड़ी आती है, बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से ये कन्नड़ मूवी के जो चैलेंजिंग स्टार हैं वो बाहर निकलते हैं और ये पवित्रा गौंडा जो हैं ये भी बाहर निकलती हैं। और उसके बाद जब ये व्यक्ति रेणुका स्वामी देखता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे ये लोग मार रहे हैं मुझे और हमारा जो भगवान है जिसे हम चैलेंजिंग स्टार मानते हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, वो अब आ रहे हैं, मुझे बचाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जो व्यक्ति आ रहा है दरअसल यही उसके जीवन का सबसे बड़ा खलनायक है, जिसे वो नायक समझता है। वहाँ पे दर्शन आते हैं और आ करके अपना बेल्ट निकालते हैं और बेल्ट निकाल करके उस व्यक्ति को फिल्मी स्टाइल में इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, बहुत बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। जब इतना मार लेते हैं, अपने मन की पूरी भड़ास निकाल देते हैं उस पर, तो फिर वो राघवेंद्र उसके साथियों को बोलते हैं देखो बहुत हो चुका, इसका काम ख़त्म करो और मैं चलता हूँ और तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये लोग चले जाते हैं वहाँ से और ये जो व्यक्ति थे जो लेकर के रेणुका स्वामी के आए थे वो बहुत बुरी तरह से इसे मारते हैं, राड से मारते हैं, लातों से, जूतों से, घूसों से मारकर दीवालों में टक्करें मारी जाती है, जबड़े तोड़ दिए जाते हैं, सर फट जाता है, रॉड से कई जगह बॉडी में छेद कर दिए जाते हैं, हड्डियां इनकी पूरी तरह से चकनाचूर कर देते हैं लोग। फिर जब लास्ट में इस व्यक्ति के सांसें निकल जाती हैं तो इसे कामाख्या पाल्या के बगल में एक ओवरब्रिज के नीचे एक नाला बह रहा था, उस नाले में ले जा कर के फेंक देते हैं। फिर उसके बाद सुबह होती है तो वो जो घटना मैंने बताया कि वो व्यक्ति देखता है, फिर आगे पुलिस आती है, ये सब काम होता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर जो आईपीएस अधिकारी होते हैं ये जब छानबीन करके दर्शन तक पहुंचते हैं तो जब ये बात पता चलती है तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग दर्शन को बचाने के पीछे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा नाम है कन्नड़ मूवी में, आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा। इतना बड़ा चैलेंजिंग स्टार, इसके पीछे बहुत लोग फैन फॉलोइंग है इनकी, वो लोग भी बचाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। करोड़ों रुपए देने की बात होती है, इसमें लेन देन की बात होती है, लेकिन जो रियल हीरो था, जो इस पूरी की पूरी कहानी से पर्दाफाश करने वाला था, जो आईपीएस अधिकारी थे, वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ये सारी चीज़ों का सबूत को इकट्ठा करके लास्ट में दर्शन जी को लॉकअप में लाकर बंद ही कर दिया। और ना सिर्फ उनको बंद किया,
पूरी कहानी को अंजाम देने वाले लगभग 15 लोगों को हिरासत में ले लिया और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक क्या चीज़ होती है। तो इस तरीके से साथियों, आज की जो ये मैंने आपको कहानी सुनाई, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। मेरा इस कहानी को सुनाने के पीछे किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। और साथियों, चलते चलते बस इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।